हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देखिए कि आज की जो डेट है 3 अक्टूबर की डेट हो चुकी है। आप देखिए कि अक्टूबर का मंथ के अंदर भी 3 दिन या 4 दिन का जो समय है वो निकल गया है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी अक्टूबर मंथ के अंदर में कुछ फेस्टिवल का जो सीज़न है वो भी आएगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो हैं 2022 के जो ईयर की अगर हम बात करें, ये जो 3 मंथ बचे हैं, इसी 3 मंथ के अंदर आप अपना एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको लेना है, एक्स्ट्रा एडवांटेज कि आपको अपना ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना है। आपकी प्रीलिम्स के जो अगर हम बात करें कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लिए इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सबको आपको अगर अच्छे से मगअप करना है, इनके फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं, या करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से याद रखना है, तो ये आने वाला जो 3 महीने का समय है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवर्क कीजिए, जिससे कि जो लास्ट फेज़ रहेगा, एग्जामिनेशन का जो लास्ट फेज़ रहेगा, उसमें इतना जो वर्कलोड है वो इतना इंक्रीज ना हो। तो स्टूडेंट, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है, ये एक ऑटोनोमस अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है। स्टूडेंट, सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो कारा है, इसके बारे में आपको पता होगा कि कारा बेसिकली यहाँ पे जो अडोप्शन से रिलेटेड है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंडर में नहीं आती है। ये यहाँ पे आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उसके अंडर में ये बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन आती है, सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री जो अडोप्शन का जो प्रोसेस है, इनसाइड अगर हम हमारे कंट्री की बात करें, तो इंडिया के अंदर में जो अडोप्शन के जो रिलेटेड जो केसेज हैं, जो कि क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से अडोप्शन कर सकते हैं, तो उन सभी से डील किया जाता है। इंटर कंट्री भी अगर हम बात करें, एक देश से दूसरे देश के अंदर जो अडोप्शन का जो प्रोसेस है, उसी को भी जो कारा है उसी के द्वारा डील किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे है वो यहाँ पे बेसिकली करेक्ट है। आप देखिए स्टूडेंट्स, इंटर कंट्री अडोप्शन के लिए 1993 के अंदर में एक कन्वेंशन आया, और कन्वेंशन को बोलते हैं हेग कन्वेंशन। कन्वेंशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेग कन्वेंशन। तो हेग कन्वेंशन के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि इंटर कंट्री आप अडोप्शन है उसको यहाँ पे कर सकते हो। हेग कन्वेंशन आया था 1993 में, और इंटर कंट्री अडोप्शन है उसको यहाँ पे अलाउ किया गया है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को आफ्टर द 10 ईयर 2003 में इसको रेटिफाई किया था, हेग कन्वेंशन को। अगर हम बात करें सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की, तो 1990 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट हुई, 1990 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके द्वारा यहाँ अडोप्शन के प्रोसेस को देखा जाता है। अभी रिसेंटली 2015 के अंदर में एक एक्ट आया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो अडोप्शन से रिलेटेड जो प्रोसेस है, चाइल्ड वेलफेयर जो कमिटीज़ हैं, उन सब का यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो कारा के द्वारा इस कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पे ओवरव्यू करने की कोशिश की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हाफ स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, ऑटोनोमस अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है, फैमिली वेलफेयर के अंडर में नहीं आती है। सेकंड स्टेटमेंट कम्प्लीटली करेक्ट है कि इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री जो भी अडोप्शन का प्रोसेस है, जिसको यहाँ पे कारा के द्वारा देखा जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नोड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है उससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली ये पाइपलाइन कम्प्लीटली न्यूज़ के अंदर में थी। इसके अंदर में कुछ एरियाज़ के अंदर में अगर हम बात करें, जो स्वेडिश वाटर है उसके अंदर में कुछ एरिया हैं जहाँ पे लीकेज हो गया था यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में थी।
आपको पता होगा स्टूडेंट्स, नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है, ऐसी 2 पाइपलाइन हैं। जो पहली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है वो 2011 के समय में कंप्लीट हो चुकी है। ये यहाँ बेसिकली रसिया और जो जर्मनी है, जो रसिया है और जर्मनी है, उनके बीच से रिलेटेड है, उनके बीच को कनेक्ट करती है। बाद में जर्मनी के बाद में अगर हम बात करें, जर्मनी के बाद में वो जो गैस है जो यहाँ से इसके थ्रू जो बेसिकली फ़्लो होती है, वो यहाँ पे यूरोप के एरियाज़ के अंदर में चली जाती है, यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर में चली जाती है। बेसिकली नॉर्थ स्ट्रीम के थ्रू यूरोप कम्प्लीटली जो डिपेंड है वो यहाँ पे रसिया के ऊपर, जो गैस है, गैस के ऊपर में कम्प्लीटली डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे शो करता है कि डिपेंडेंसी है यूरोपियन कंट्रीज़ की यहाँ पे, रशियन जो यहाँ पे इस पाइपलाइन के द्वारा जो गैस की सप्लाई की जाती है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो रशिया और जर्मनी के 2 एरिया हैं जिनको कनेक्ट करते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या ये यूक्रेन के कोई हिस्से से निकलती है ये पाइपलाइन, क्योंकि वेलनग्राड है जहाँ से ये पाइपलाइन है वो स्टार्ट होती है, और ये जर्मनी में जहाँ पे पहुँचती है तो कौन कौन से एरियाज़ के थ्रू ये कवर करती है, क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर में है। हो सकता है यूपीएससी के द्वारा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या ये बाल्टिक सी के होकर निकलती, बाल्टिक सी का जो रास्ता है बाल्टिक सी से ये क्रॉस होती है, क्या यूक्रेन से ये क्रॉस होती है, नहीं होती है। इसके लिए आपको इसका मैप है जो ज़रूर से देखना, इसका मैप जो है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का, या आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो कि कहाँ कहाँ से ये निकलती है, यूरोप के कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर में, क्योंकि यूरोप का जो गैस का या डिपेंडेंसी है वो कम्प्लीटली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के ऊपर है, ये हमको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट था। यहाँ पे ए जो ऑप्शन है रसिया और जर्मनी वो करेक्ट है, क्योंकि आप देखिए रसिया और टर्की नहीं है, जर्मनी और इंडिया नहीं है, जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान नहीं है। अगर हम बात करें कि तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन ज़रूर आती है इंडिया के थ्रू, तापी पाइपलाइन उसको बोलते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन है। जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी एक सी है जिसको 5 कंट्री हैं वो सराउंड करते हैं, जिसके अंदर रसिया भी है। उसका भी एक निमोनिक है याद करने का, तारीख बेसिकली वहाँ पे उसका निमोनिक है, तो उसके थ्रू आप याद कर सकते हो। तुर्कमेनिस्तान, इस तरीके से 5 कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान जो हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में था। रसिया और जर्मनी को कनेक्ट करती है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, जर्मनी से फिर जो सप्लाई है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि विंडफॉल टैक्सेज जो हैं ये काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहता है, तो ये बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हमको पता है कुछ ऐसे समय में कुछ मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि कोई भी कंपनीज हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रॉफिट है वो गेन होने लगता है मार्केटिंग कंडीशन की वजह से। तो उस समय में इस तरीके का जो ये टैक्स है ये इम्पोज किया जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। अभी जो 1 जुलाई या 1 जून का जो समय था, जून जुलाई के समय में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम का जो वर्क करती हैं जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर में जो विंडफॉल टैक्स है वो इम्पोज किया था। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो विंडफॉल टैक्स है उसको रिड्यूस किया है गवर्नमेंट के द्वारा। विंडफॉल टैक्सेज जो बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉफिट गेन होता है किसी भी कंपनी को, उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे मार्केटिंग कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हो जाना, मार्केट के अंदर में उसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उसका जो रेट है वो इंक्रीज होना। तो ऐसी मार्केटिंग कंडीशंस हैं जो डिपेंड करती हैं, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन होता है, तो विंडफॉल टैक्स वहाँ पे लगाया जाता है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज से रिलेटेड है जिनको मार्केटिंग कंडीशन की वजह से प्रॉफिट गेन होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अटल भूजल योजना से रिलेटेड है, अटल भूजल स्कीम है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं, तो हमको पता होना चाहिए। टोटल 7 स्टेट इसके पार्ट हैं। अगर हम बात करें अटल भूजल योजना की, अटल भूजल योजना है बेसिकली इसका जो मीनिंग है, वर्ड है, उसी से इसका मीनिंग निकल रहा है। अब देखिए भूजल, भूजल मीन्स द ग्राउंड वाटर,
भू मतलब जो अर्थ जो होती है उसको हिंदी में बोला जाता है, उसका जो पर्यायवाची कुछ शब्द होते हैं, मतलब सिमिलर जो सिनोनिम जो होते हैं। भू मीन्स पृथ्वी के लिए यूज किया जाता है, अर्थ के लिए यूज किया जाता है, और जल मीन्स जो वाटर है। तो भू जल मतलब अर्थ का जो जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उससे रिलेटेड बात की गई है। तो अटल भूजल योजना बेसिकली ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। ऐसे कुछ स्टेट्स जहाँ पे वाटर की जो ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन है वो एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेटिव हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया है वहाँ पे, या वहाँ पे अगर हम बात करें वाटर स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिस तरीके से जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी डीपली चला गया है। तो उन 7 स्टेट्स के अंदर में ये अटल भूजल स्कीम है, अटल भूजल योजना है, उसको इम्पोज किया गया था, उसको लगाया गया था। स्टूडेंट्स इसमें 7 स्टेट आते हैं। वर्ल्ड बैंक इस जो स्कीम है उसको फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है ये, आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि ये बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर आपको देखने को मिलता है कि कंप्लीटली जो 100% मनी है वो सेंटर के द्वारा पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है वो 50% पैसा देगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट इस जो भी इसमें मनी लगेगा 6000 करोड़ के आसपास बता रहे हैं। तो 6000 करोड़ के आसपास जो पैसा लगेगा वो सेंटर और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 50% यहाँ पे लगाया जा रहा है, स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। तो अटल भूजल योजना ओवर एक्सप्लॉइटेशन जिन स्टेट्स में जो अर्थ का वाटर है वो हो चुका है उन 7 स्टेट्स के अंदर में है। बेसिकली अगर हम इसको याद करें तो आप देखिए महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान हरियाणा, यूपी मध्य प्रदेश और कर्नाटका के अंदर स्टूडेंट्स वाटर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर आप इन सभी स्टेट्स का जब भी आपके दिमाग में नाम आता होगा तो आपको इमेजिन होता होगा कि राजस्थान के अंदर जो वाटर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट वो राजस्थान के सभी एरियाज़ के अंदर नहीं है। कुछ एरियाज़ के अंदर वाटर की जो सिचुएशन है काफ़ी सही है। जैसे आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब के टच करता हुआ एक एरिया है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो एरिया है नॉर्दर्न राजस्थान के अंदर में, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम की वजह से वहाँ पे इरिगेशन एंड वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। सदर्न राजस्थान के अंदर में वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बेसिकली राजस्थान के अंदर आपको पता होगा एक माउंटेन रेंजेज हैं जो निकलती हैं अरावली। तो अरावली के वेस्टर्न साइड में जो एरिया है वहाँ पे जो पानी की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे दूर दूर तक पानी अवेलेबल नहीं होता है। वाटर कलेक्शन एक वुमेन्स का एक हाउस होल्ड का एक स्पेशल वर्क होता है, वुमेन्स के द्वारा दूर तक जाना पड़ता है। बट आपको देखने को मिलेगा कि बेंगलोर जो इसकी कर्नाटका की जो सिटी है वहाँ पे भी वाटर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जैसे हमने एक सदर्न अफ्रीका का एक सिटी है, साउथ अफ्रीका का एक सिटी है केप टाउन के अंदर हमने देखा था कुछ साल पहले किस तरीके से वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम थी। उसके बाद में वो सेम सिचुएशन बेंगलोर और चेन्नई के अंदर भी देखने को मिली है समर के समय में। तो ये 7 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका। तो आप देखिए कि पंजाब इसके अंदर नहीं है, पंजाब इसका पार्ट नहीं है। तो थर्ड से अगर आप एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी आंसर, कि 1, 2 एंड 4 यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। ये स्टेट इसके अंदर में अटल भूजल स्कीम के अंडर में आते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभी लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है, उसके बिहाइंड में क्या रीज़न है। स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में इसलिए जाना जाता है कि इसके अंदर में अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ चेंज किया जा सकता है। इसकी वजह से इसको लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है कि इसके अंदर अमेंड करके चेंज करके जो भी इसका अगर कोई पर्पज़ है उसको, कोई ऐसा प्रोविज़न है उसको अमेंड कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, नया इसको ऐड कर सकते हो। इस वजह से इसको लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि सबसे इजी जो है, अगर किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पे चेंज करना सबसे इजी है। आपको देखने को मिलेगा कि जो अगर हम बात करें जो ब्रिटेन का बेसिकली
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप काफ़ी इजीली वे में चेंज कर सकते हो, क्योंकि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से। और सबसे हार्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको चेंज करना सबसे ज़्यादा टफ है वो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए कि अभी तक वहाँ पे अमेंडमेंट जो हैं वो काफ़ी कम अमेंडमेंट्स हैं जो अभी तक रिसेंटली वहाँ पे आए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो सबसे हार्ड है यूएसए का और सबसे इजी है ब्रिटेन का। इंडिया इन दोनों का एक सिंथेटिक है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट भी नहीं है कि इजीली उसको चेंज किया जा सके और इतना हार्ड भी नहीं है कि क्या उसको कुछ भी बदलाव ना होने हो सके। तो ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे इसको चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। तो ए यहाँ पे आंसर होगा। इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करें कि लेंथी स्ट्रेंथ है, तो स्टूडेंट्स लेंथी स्ट्रेंथ तो बिहाइंड में काफ़ी ज़्यादा रीजन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना बड़ा लेंदी है उसके बिहाइंड में रीजन ये हैं। एक तो जोग्राफिकली एरिया हमारा काफ़ी बड़ा है, इसकी वजह से हमें सभी लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने हैं। बैकवर्ड सेक्शन है, अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, डिप्रेस सेक्शन है, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तो उस समय में हमको पता है स्टूडेंट कि मैक्सिमम जो पीपल्स थे वो लीगल बैकग्राउंड से थे। वो पीपल्स मैक्सिमम एडवोकेट थे, बैरिस्टर हुआ करते थे। तो उन लोगों का वहाँ प्रेजेंट होने की वजह से, उन लोगों का बेसिकली कंट्रीब्यूट करने की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेंथ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में केशवानंदा भारती केस है 1973 का, उस केस के अंदर बताया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ मूल स्वरूप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं किया जा सकता। स्टेट्स कैन नॉट सेसीड फ्रॉम द यूनियन, तो ये बेसिकली आपको जो शेड्यूल 1 है उसकी जो बातें हैं उसमें पता लगता है कि स्टेट्स को यहाँ पे डिस्ट्रक्टेबल हैं। इनसाइड जो स्टेट हैं वो डिस्ट्रक्टेबल हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। किसी भी स्टेट का कोई एरिया चेंज करके एक नया एरिया है वो क्रिएट किया जा सकता है, नया स्टेट क्रिएट किया जा सकता है। सेंटर इसके अंदर पावरफुल है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कुछ बातें थी। तो लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये बेसिकली ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड और चेंज किया जा सकता है वो लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाई देता है, तो वहाँ उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ए यहाँ पे आंसर होगा। और अटल भूजल योजना के बारे में देखा हमने, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है, सेंट्रल सेक्टर है, 7 स्टेट्स के अंदर जहां वाटर की जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनका ग्राउंड वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने के रिलेटेड ये है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जहां पे हो चुका है उसको रोकना है। विंडफॉल टैक्स से जो मार्केटिंग कंडीशन की वजह से कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे बेसिकली जो विंड है, विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया जा सकता है। विंड बेसिकली यहाँ शो करता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रॉफिट है वो गेन करता है मार्केट की कंडीशन की वजह से। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो जर्मनी और रसिया के बीच में है, और इसके अलावा सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट्स आप इन वीडियोज़ को देखिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।